Okay, good morning to all, and today we are going to start our chapter, that is chapter number 7 of macroeconomics. AD topic has already been done, and now we are doing the topic that is concept of AS, that is concept of aggregate supply. So, this is the concept of aggregate supply that has been written in the notes. So, AS refers to the flow of goods and services as planned by the producer during an accounting year. ठीक है, तो AS का मतलब क्या है? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है? सप्लाई का मतलब क्या है? सप्लाई करना गुड्स एंड सर्विसेज को। सप्लाई कब होगी? सप्लाई का मतलब क्या है कि फ्लो हो रहा है ना, गुड्स एंड सर्विसेज सर्कुलेट हो रहे हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स करता है टू द फ्लो ऑफ goods and services as planned by producer during an accounting year। ठीक है, यानी कि एक साल के अंदर अंदर जो भी फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, जो कि प्रोड्यूसर ने प्लान किया है कि वो इतने का तो फ्लो कर ही देगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, इट इज़ आइडेंटिकल टू द फ्लो ऑफ इनकम। ये सेम होता है, जितना इनकम का फ्लो होता है उतना ही एग्रीगेट सप्लाई का जो है वो फ्लो होता है। इसका मतलब है कि अगर दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों सेम हैं, तो इसका मतलब ए एस और वाई तो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सप्लाई अगर हो रहा है ए एस का, ठीक है, तो सप्लाई यानी कि ए एस एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग किस तरीके से एक डायग्राम्स में या फिर विक्टर साइकिल में एक्सप्लेन करेंगे कि फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो इस गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होने का मतलब क्या है? उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन करेंगे तो वैल्यू एडिशन होगा, वैल्यू एडिशन करेंगे तो नेशनल इनकम का जनरेशन होगा। तो ऑटोमेटिकली एग्रीगेट सप्लाई वाई के ऑटोमेटिकली इक्वल आ ही जाएगा। ठीक है, तो एग्रीगेट देखिए, एग्रीगेट डिमांड है तो भी वो विश टू है या प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। सेम इसी तरीके से एग्रीगेट सप्लाई भी है तो ये भी प्लान्ड है। तो एग्रीगेट सप्लाई है या एग्रीगेट डिमांड है, दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए? प्लान्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए एवरीवन? प्लान प्लान्ड होनी चाहिए। प्लान हाँ, ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं एएस शेड्यूल। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि एएस शेड्यूल एक ऐसा टेबल होता है जो कि एक्चुअल में शो करता है बिहेवियर को। किसके बिहेवियर को? एग्रीगेट सप्लाई के करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई जो होता है वो एक ऐसा शेड्यूल जो है, शेड्यूल कल भी बताया था कि शेड्यूल हमेशा टेबल होती है और कर्व हमेशा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होती है। तो एएस क्या है? इट इज़ ए टेबल। ये एक ऐसी टेबल है जो कि एक्चुअल में बिहेवियर को शो करता है एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, अगर हम लोग टेबल को ड्रॉ करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वाई और ए एस आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से अगर ये आइडेंटिकल हैं तो ये सेम होंगे। तो इनकम जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करोगे, अगर इनकम ज़ीरो है तो ए एस भी आइडेंटिकल है यानी कि ज़ीरो। इनकम 20 तो ए एस बी 20, इनकम 40 ए एस बी 40, इनकम 60 ए एस बी 60, 80 80 100 100 120 120। इसका मतलब इनकम और ए एस आइडेंटिकल है। जैसे जैसे जितने नंबर से आपका इनकम इंक्रीज होगा, सेम ए एस आइडेंटिकल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है अकॉर्डिंग टू द केनीज, प्राइस हैज़ नो रोल टू डिटरमाइन द ए एस। ठीक है, केन्जियन की जो अप्रोच है उसके अकॉर्डिंगली प्राइस का कोई रोल ही नहीं है ए एस में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहे। ठीक है, as owing to the excess capacity in the economy there is a proportionate rise in the AS and when there is a rise in the AAD which leads to a constant price level in the economy। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा उस तरीके से आपका सप्लाई भी बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो ऑटोमेटिकली, अगर ये वाली बात प्रोड्यूसर तक पहुंच रही है कि लोग डिमांड कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सप्लाई को इंक्रीज़ कर देंगे। लेकिन ऐसी कोई चीज़ है जिसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो ऐसे केस में प्रोड्यूसर भी सप्लाई नहीं करेगा उस चीज़ को, क्योंकि उसे पता है अदरवाइज़ वो लॉस में जाएगा। ठीक है, तो एडी इंक्रीज़ होगा तो एएस इंक्रीज़ होगा, एडी कम है तो एएस भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो एएस शेड्यूल इज़ ए टेबल। नेक्स्ट आ जाता है एएस कर्व।
तो एएस कर्व क्या है? एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है एएस शेड्यूल का, शोइंग द बिहेवियर ऑफ एएस अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। सेम डेफिनेशन लिखनी है, बस यहाँ पे वहाँ पे आपने टेबल लिखा था, यहाँ पे आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन लिखेंगे एएस कर्व का, ठीक है। तो एएस कर्व का जब आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करेंगे, आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आप एएस दिखाएंगे वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर वही सेम जैसे आपने वहाँ पे किया था प्रीवियस डायग्राम में, एडी के वाई इनकम जीडीपी, ठीक है, ये सेम रहेगा। एडी का डायग्राम बना रहे हो तो यहाँ पे एडी आ जाएगा, एएस का बना रहे हो तो यहाँ पे एएस आ जाएगा। और क्योंकि ये दोनों सेम है तो इनकम की लाइन 0 से स्टार्ट हो रही है, एएस की भी लाइन 0 से स्टार्ट हो रही है, तो दोनों लाइन एक के ऊपर एक होंगी, ठीक है, ओवरलैप करेंगी। तो यही ए वाई की लाइन है, यही एएस की लाइन है, क्योंकि दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे वाई इज इक्वल टू में एएस, और ये जो लाइन है वाई की इनकम की जो लाइन है वो 45 डिग्री की लाइन है। किसकी लाइन है? 45 डिग्री। 45 डिग्री। कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी, माई पेन इज नॉट वर्किंग। 45 डिग्री की लाइन है। तो 45 डिग्री की जो लाइन है इंडिकेट करता है दैट वाई ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई इज आइडेंटिकल, यानी कि आपको ये बता रहा है कि जो इनकम एक्स एक्सिस पे है और जो ए एस वाई एक्सिस पे है वो क्या है? आइडेंटिकल है। क्या है एवरीवन? आइडेंटिकल है, ओवरलैप कर रही है एक दूसरे को, ठीक है। आई होप आपको ए एस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यस मैम। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है, दैट इज कंजम्पशन फंक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कंजम्पशन फंक्शन का क्वेश्चन आता है पेपर में ना, तो कंजम्पशन फंक्शन को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। पहली बात तो ये कि एडी जो है आपका, देखिए तो एडी जो है आपका वो सी प्लस आई से बना है ना। कल आपको मैंने बताया था कि आप 2 सेक्टर इकोनॉमी ले रहे हैं, तो 2 सेक्टर में एडी इज इक्वल टू में सी प्लस आई है। तो यानी कि जो कंजम्पशन है इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एडी। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? कि सी जो है कंजम्पशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। दोनों कंपोनेंट्स ही तो हैं, सी और आई दोनों कंपोनेंट हैं एडी के। तो जो कंजम्पशन फंक्शन है वो एडी का क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ना स्टार्ट होती है वो उतना ज़्यादा कंजम्पशन यानी कि खर्चा करना स्टार्ट करता है, उतना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीदने लगता है। एक इंसान की जैसे जैसे सैलरी इंक्रीज़ होगी तो वो अपने सारे शौक़ पूरे करने लगेगा। लेकिन जैसे जैसे इनकम कम होती है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो खर्चा है गुड्स एंड सर्विसेज पे जो वो करेगा वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? कम करेगा। क्या करेगा एवरीवन? कम करेगा। इसका मतलब तो ये है कि इनकम ज़्यादा तो खर्चे ज़्यादा, इनकम कम तो खर्चे कम। इसका मतलब क्या है कि अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है। इसका मतलब वाई और सी में जो रिलेशनशिप है वो कौन सी रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। कौन सी रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। क्लियर? चलिए ये तो मैंने आपको बताया कंजम्पशन के बारे में। आगे देख लेते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन क्या है, ठीक है। तो कंजम्पशन फंक्शन किसे बोलते हैं? तो जो अलजेब्रिक रिलेशनशिप है या फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन सी एंड वाई, यानी कि जो फंक्शनल रिलेशनशिप या अलजेब्रिक रिलेशनशिप जो होता है सी और वाई के बीच में, उसको हम लोग कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं एवरीवन? कंजम्पशन वेरी नाइस, वेरी नाइस। कंजम्पशन फंक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। और नेक्स्ट देख लेते हैं, इवन जब इसको पहले बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले टेबल को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो अगर हम लोग यहाँ पे एक टेबल ले लें, क्योंकि टेबल तो अनिवार्य है, इम्पॉर्टेंट है बनाना, ठीक है। तो y ले लिया और c ले लिया, ठीक है। ये मैंने 2 चीज़ें बताई हैं, y और c। देखिए 0 y वही लेना है जो प्रीवियस में लिया था एडी में, 0, 100, 200, 300 एंड 400, ठीक है, ये हमने ले लिया। कंजम्पशन आप एज इट इज़ मेरे वाला ही लर्न करिएगा,
कंजम्पशन फॉर एग्जांपल मैंने 40 ले लिया, उसके बाद हर चीज़ 80 से इंक्रीज़ कर दो। तो 40 प्लस 80 120, 120 प्लस 80 200। मैं 80 पता है क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको 80 से ही इंक्रीज़ कराया है सब कुछ, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन में भी मैं आपको 80 से ही इंक्रीज़ करा रही हूँ। तो 280 प्लस 80 360। इज़ दैट क्लियर? तो ये हमने टेबल ले ली। अब आ जाता है कि जब आपकी इनकम ज़ीरो होती है ना, तब भी एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता ही होता है। यानी कि इवन चाहे आपकी इनकम ज़ीरो है, बट स्टिल देयर इज़ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन व्हेन द इनकम इज़ ज़ीरो, और जो कि ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, ये बात आपको भी पता है। लॉकडाउन में चाहे लोगों के पास कैश ना हो, चाहे उन्हें अपनी पास्ट सेविंग यूज़ करनी पड़े, लेकिन लोग कर रहे हैं, है ना, ये बात आपको भी पता है। लॉकडाउन में जैसे बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं, बहुत सारी क्या, ऑलमोस्ट एवरी, हर शॉप्स आपकी क्लोज़ हैं, ठीक है। तो क्या लोगों ने खाना खाना छोड़ दिया? नहीं ना। इसका मतलब जब आप बिल्कुल भी दुकान नहीं जा रहे हो, एक पैसा भी नहीं कमा रहे हो डेली का, लेकिन स्टिल आप खर्चा कर रहे हैं, आप सब्ज़ी ला रहे हैं, आप राशन पे पैसे खर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो नेसेसरी है। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है, तो वो नेसेसरी है आपकी सर्वाइवल के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज़ ए मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, कि एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है। देयर इज़ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन व्हेन द इनकम इज़ ज़ीरो। चाहे आपकी इनकम ज़ीरो ही क्यों ना हो, चाहे आपकी इनकम ज़ीरो ही क्यों ना हो, बट स्टिल देयर इज़ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, जो कि होता ही होता है, ठीक है। इनकम को बोल सकते हैं वाई, है ना, कि मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता ही होता है, इवन चाहे आपकी इनकम ज़ीरो ही क्यों ना हो जाए, ठीक है। चाहे बेशक से आपको नेगेटिव करनी पड़े अपनी सेविंग्स, इट लीड्स टू नेगेटिव सेविंग्स, बेशक से आपको अपनी सेविंग्स में से पैसा उठाना पड़े, लेकिन मिनिमम से मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन आपको करना ही पड़ता है जब आपकी इनकम ज़ीरो होती है। और ऐसे मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन को हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं एवरीवन? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। वेरी नाइस, ठीक है। तो देयर इज़ ए मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता ही होता है इवन जब आपका इनकम ज़ीरो हो, उसे बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं एवरीवन? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसका मतलब तो ये है कि इनकम ज़ीरो है और कंजम्पशन हम 40 कर रहे हैं, तो मैंने यही तो बोला है कि जब इनकम ज़ीरो हो तब जो हम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन करेंगे उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन करेंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इनकम ज़ीरो है, यहाँ पे कंजम्पशन 40 हो रहा है, इसका मतलब ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज डिनोटेड बाय सी बार। किससे डिनोट होता है आपका? सी बार। सी बार से। इसीलिए इस 40 को हम लोग बोलेंगे सी बार। क्या बोलेंगे इस 40 को? सी बार। जब आपकी इनकम ज़ीरो होगी तब उस लेवल पे जो आपका कंजम्पशन होगा वो आपका सी बार यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस मैम। चलिए आगे देख लेते हैं। इस लेवल पे आपका y और c बराबर है, तो यहाँ पे बोलेंगे इस पॉइंट पे y और c बराबर है, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर मैं कंपेयर करूँ तो 0 और 40 में 40 बड़ा है यानी कि c बड़ा है y से, 100 और 120 में 120 बड़ा है, लेकिन इसका मतलब अगेन c बड़ा है। तो इन केसेस में थोड़ा सा मेरे को इसको पीछे लिखना था, तो इन दोनों वाले केसेस में आपका c बड़ा है किससे? y से। अब नीचे वाले केसेस देख लेते हैं। ये तो बिफोर दिस पॉइंट है, प्रायर टू दिस पॉइंट है। आफ्टर दिस पॉइंट या पोस्ट दिस पॉइंट अगर देखा जाए तो 300 और 280 में 300 बड़ा है यानी कि इनकम बड़ी है कंजम्पशन से, और 360 और 400 में 400 बड़ा है यानी कि इनकम बड़ा है कंजम्पशन से, यानी कि पोस्ट दिस पॉइंट ये दोनों चीज़ें बड़ी यानी कि इनकम बड़ी है किससे? कंजम्पशन से। तो यानी कि इनकम बड़ी है, तो यानी कि इनकम की साइड पे आप जो है वो करेंगे। इज दैट क्लियर टू यू एवरीवन? यस मैम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो गया है। अगेन इसको जैसे मैंने एडी के केसेस में भी आपको बताया था, वाई इज इक्वल टू में एडी, कब एडी ग्रेटर है कब लेस है, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड येस्टरडे। उसी तरीके से
अगर यहाँ पे अब मैंने आपको बताया इनकम 0 है फिर भी खर्चा कर रहे हैं, इनकम 100 रुपये है फिर भी खर्चा 120 कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे सेविंग्स क्या होंगी इस वाली कैटेगरी में, आप बताइए, नेगेटिव, पॉजिटिव या ज़ीरो, बताइए। अगर आप कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, इनकम नहीं है आपकी इतनी, तो सेविंग्स क्या होंगी, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। वेरी गुड, मैम नेगेटिव। वेरी गुड। तो इस केसेस में आपकी सेविंग्स नेगेटिव होंगी। अच्छा, अगर आपने कमाया भी 200 लेकिन खर्च भी 200 कर दिया, क्या आपने सेव किया? मैम नो मैम। इसका मतलब यहाँ पे सेविंग्स क्या होंगी, ज़ीरो। ज़ीरो। अच्छा, अगर आपने कमाया 300 खर्च कर दिया 280, तो बाकी का 20 सेव कर लिया। सेव हो जाएगा। कमाया 400 खर्च कर दिया 360, सेव कितना किया? 40। इसका मतलब यहाँ पे सेविंग्स क्या है, नेगेटिव, ज़ीरो या पॉजिटिव? पॉजिटिव। वेरी नाइस, वेरी मैम नाइस, पॉजिटिव। शाबाश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए आइए, टेबल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आगे हम लोग देखते हैं इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए, वाई की लाइन हर उसमें सेम ही बनेगी, 45 डिग्री की, बिल्कुल सीधा लेना है। ठीक है, अच्छा, लेकिन वाई तो चलो 0 से स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो सी है वो तो 40 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 0 से ऊपर स्टार्ट हो रहा है, तो इसको थोड़ा ऊपर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ 40 से, फॉर एग्जांपल अगर ये 40 था, तो इसको क्योंकि ये इंक्रीज़ हो रहा है, 40, 120, 200 इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम भी इस तरीके से इंक्रीज़ करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे सी की लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, चलिए अब देखो, जब इनकम 0 होती है तो एक देयर इज़ ए मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन जो आप करते ही हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे सी बार। क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सी बार, क्योंकि जब इनकम 0 है तो ये जो 40 आप कंजम्पशन कर रहे हो ये सी बार है। चलिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका y और c जो है वो बराबर है। y और c क्या है एवरीवन, इक्वल है। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे y और c बराबर होते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं एवरीवन, ब्रेक इवन पॉइंट। वेरी नाइस, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। प्रायर टू दिस पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से पहले, प्रायर, बिफोर, अगर आप देखें तो दोनों में अगर आप कंपेयर करें, ये लाइन ऊपर है, ये लाइन है सी की, यानी कि सी इज़ ग्रेटर देन वाई। वैसे भी मैंने आपको इसमें भी एक्सप्लेन किया था कि इस पॉइंट से ऊपर आपका सी ग्रेटर होगा वाई से, और इस पॉइंट के नीचे वाई ग्रेटर होगा। अब इन पोस्ट टू दिस पॉइंट या आफ्टर दिस पॉइंट, ये लाइन ऊपर है, ये लाइन नीचे, यानी कि वाई इज़ ग्रेटर है, तो यहाँ पे सी की तरफ मैंने, सॉरी वाई की तरफ मैंने इसका माउथ ओपन कर दिया। इज़ दैट क्लियर टू यू ऑल? यस मैम। ठीक है, तो आप लिखने में आप लिख देंगे द पॉइंट वेयर y इज इक्वल टू में c इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, इस प्रायर टू दिस पॉइंट c इज ग्रेटर देन y एंड सेविंग्स आर नेगेटिव, एंड आफ्टर दिस पॉइंट c इज लेस देन y एंड द सेविंग्स आर पॉजिटिव्स। ठीक है, यहाँ पे आप वही शो करेंगे जो कि आप अब तक मैंने आपको डायग्राम में बताया है, y, इनकम या जीडीपी, यहाँ पे सेम रहेगा। और वाई एक्सिस में दैट डिपेंड्स कि आप डायग्राम किसका बना रहे हो, एडी का बना रहे हो तो एडी लिख देना, एएस का बना रहे हो तो एएस लिख देना। अब क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कंजम्पशन। इज दैट क्लियर? यस मैम। चलिए, आई होप समझ में आ ही रहा होगा सबको। तो ये मैंने आपको बता दिया, अलजेब्रिक रिलेशनशिप या फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन. There is always minimum level of consumption even when the income is 0. This is called autonomous consumption. It leads to negative saving. Autonomous consumption is denoted by C, and there is a positive relationship between C and Y. ये आपको बता चुकी हूँ कि जैसे जैसे आपका Y बढ़ेगा C भी बढ़ेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे आपका Y इंक्रीज़ होता है, ठीक है, और जब C और Y बराबर हो जाते हैं, उस पॉइंट के बाद सम पार्ट ऑफ द इनकम इज़ यूज टू बी सेव्ड ऑल्सो।
ठीक है, तो ये सारा डायग्राम, ये सारी चीज़ें जो एक्सप्लेनेशन में मैंने लिख रखी हैं, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन टॉट बाय मी जस्ट नाउ। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है स्लोप ऑफ सी लाइन। ठीक है, जो स्लोप होता है आपका, ये वाला जो स्लोप है सी लाइन का, ठीक है, ये जो स्लोप है सी लाइन का, उसको डिनोट किससे किया जाता है? तो जो स्लोप होता है आपका सी लाइन का, उसको डिनोट किया जाता है किससे? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताता है कि एक रेट को या एक रेशो को जिससे आपका सी इंक्रीज करता है इन रिस्पॉन्स टू द गिवन लेवल या इंक्रीज इन द वाई। ठीक है, क्लियर है ये बात? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको एक टेबल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ऊपर वाली टेबल देख लीजिए पहले, सेम यूज़ करने वाली हूँ, बस यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, अब 3 कॉलम्स में इसमें और ऐड करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले y लिखेंगे, सेम लिखेंगे 0, 100, 200, 300, 400। देन c लिखेंगे 40, 120, 200, 280, 360। चलिए, ये हो गया। अब निकालेंगे चेंज इन y कि y में कैसे कैसे कितने कितने के चेंज आए हैं। अब सबसे ऊपर वाले में तो क्या ही कंपैरिजन निकालोगे, क्योंकि इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, तो इसको तो ब्लैंक छोड़ देंगे। अब 100 और 0 में मैम कैमरा ब्लर हो रहा है। अब देखिए, इज इट फाइन नाउ? यस मैम। यस। ठीक है, अब देखिए 100 और 0 में 100 का डिफरेंस है, 200 और 100 में 100 का डिफरेंस है, 3 माइनस 2 100 का डिफरेंस है, एंड 4 माइनस 3 100 का डिफरेंस है। क्लियर है ये बात एवरीवन? यस मैम। चलिए, ये तो हमने चेंज निकाला y में, अब आगे हम लोग चेंज निकालते हैं c में। अगेन इसके भी ऊपर कुछ नहीं है कंपैरिजन करने के लिए, तो ब्लैंक छोड़ेंगे। देन डिफरेंसेस निकालेंगे, 120 माइनस 40 80, 200 माइनस 120 80, 280 माइनस 200 80, 360 माइनस 200 80। आ गया? क्लियर है एवरीवन? 80। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे रेशो, चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई। अब वाले का तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई है, यानी कि ये ऊपर है, डिवाइडेड बाय 100 लिख रखा है मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पे आया 80 बाय 100, यहाँ पे भी आया 80 बाय 100, 80 बाय 100, 80 बाय 100। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर है 0.80। अगर इसको हम लोग खोलें तो 0.80, 0.80 एंड सॉरी 0.80। पॉइंट के बाद अगर कोई भी नंबर होता है तो कभी भी उसको 80 या 70 नहीं बोलते, 80, 70 इस तरीके से बोला करते हैं, तो 0.80। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से इस टेबल को देखें, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चेंज की बात की ना, कि अगर इनकम में 100 का चेंज आया तो उसकी वजह से कंजम्पशन में 80 चेंज आया। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि y और c में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। y में चेंज आएगा तो कंजम्पशन में भी चेंज आएगा, y में इंक्रीज़ है तो कंजम्पशन में भी इंक्रीज़ है ना, पॉजिटिव है, यानी कि चेंज तो आएगा ही, क्योंकि रिलेशनशिप है दोनों में। तो अगर y में 100 का चेंज आया तो c में भी 80 का आया, y में अगेन 100 का आया तो c में भी 80 का आया। इसका मतलब हर बारी जो चेंज आ रहा है वो 80 बाई 100, 80 बाई 100, 80 बाई 100, 80 बाई 100 का आ रहा है, यानी कि जो रेशो है वो 80 बाई 100 है, या डेसिमल में देखें तो 0.80 है। तो इस रेशो को, जिस रेट से आपकी कंजम्पशन इंक्रीज होती है ड्यू टू द चेंज या इंक्रीज इन द इनकम, उस रेशो को हम लोग बोलते हैं MPC, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या बोलते हैं एवरीवन? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, समझ में आ गया?
अब देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का आंसर हर एक लेवल ऑफ इनकम पे जो है वो सेम है। चाहे आपकी इनकम 100 थी तो भी 0.80 था आंसर, 200 थी तब भी यही आंसर था, 300 थी तब भी यही आंसर था और 400 थी तब भी यही आंसर था। इसका मतलब एमपीसी का तो आंसर सेम आया है, कांस्टेंट आया है हर एक लेवल ऑफ इनकम पे। इसका मतलब क्या है कि अगर एमपीसी या फिर कह सकते हैं चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई या 0.80 इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है या कह सकते हैं सेम है एट एवरी लेवल ऑफ इनकम, एट एवरी लेवल ऑफ इनकम, हर एक लेवल ऑफ इनकम पर। तो एमपीसी अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, जब भी आपका चेंज कांस्टेंट होता है तो जो आपका स्लोप होता है सी लाइन का, जिसको इंडिकेट किया जाता है किससे, एमपीसी, वो आपका क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है, जब भी आपका यस एमपीसी मैम। क्योंकि स्लोप ऑफ सी लाइन, ये कई बार क्वेश्चन भी आता है 1 मार्क्स में कि स्लोप ऑफ सी लाइन किससे मतलब किससे एक्सप्रेस्ड होता है, तो इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय एमपीसी। और अगर एमपीसी का आंसर हर बारी कांस्टेंट आ रहा है हर एक लेवल ऑफ इनकम पे, तो ऑटोमेटिकली जो सी की जो लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी एवरीवन? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइन। वेरी नाइस। ठीक है, अब आ जाता है आपका कि जो ये स्लोप है आपका एमपीसी का, सॉरी स्लोप है आपका सी लाइन का, जिसको एमपीसी बोलते हैं, उसकी ये कुछ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं। तो मिनिमम जो वैल्यू है एमपीसी की वो 0 है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी है 1। मम्मी 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 शोर नहीं। तो जो स्लोप है आपका एमपीसी जो है आपका, उसकी एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं। तो मिनिमम जो वैल्यू है एमपीसी की वो 0 है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है। इसका मतलब एमपीसी की जो वैल्यू है वो लाइज करती है बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क्स में, कि स्लोप की मिनिमम वैल्यू तो बोलेंगे 0, मैक्सिमम वैल्यू तो बोलेंगे 1, और अगर बोलें कि लाइज बिटवीन डैश एंड डैश तो बोलेंगे 0 एंड 1। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं इसके डायग्राम पर। यहाँ पे अगेन कंजम्पशन शो कर रहे हैं, कंजम्पशन का डायग्राम है। ठीक है, और यहाँ पे वही जो मैं हर बारी लिखती हूँ। इज दैट क्लियर? अच्छा सॉरी, कंजम्पशन फंक्शन का बना रहे हैं तो इसमें वाई तो लिखने का रहेगा नहीं अभी। ठीक है, तो कंजम्पशन फंक्शन का बना रहे हैं डायग्राम, और कंजम्पशन कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता, वो थोड़ा ऊपर से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि जब इनकम 0 होती है तो जो मिनिमम लेवल होता है कंजम्पशन का, उसको हम लोग सी बार से डिनोट करते हैं। किस बार से डिनोट करते हैं एवरीवन? सी बार। ठीक है, और क्योंकि सी बार। और क्योंकि इनकम के इंक्रीज होने से कंजम्पशन में हमेशा इंक्रीज आता है, तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे तो सी बार है क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ये लाइन आपकी कंजम्पशन की है तो यहाँ पे डिनोट करेंगे सी से। इज़ दैट क्लियर? यहाँ पे सी बार लिखेंगे क्योंकि ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, इतना 40 जो मैंने बताया था, और ये जो लाइन है वो कंजम्पशन फंक्शन की है तो यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन लिखेंगे। क्लियर है ये बात? यस मैम। चलिए, यस मैम। अब देखिए यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमने ये पॉइंट ले लिया और हमने ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कंजम्पशन है। ठीक है, वाई एक्सिस पे, मतलब ऐसे ये कंजम्पशन है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये चेंज रिफ्लेक्ट कर रहा है ना भाई, इतना चेंज आया, तो ये क्या है, ये कंजम्पशन है तो ये भी कंजम्पशन है, लेकिन ये चेंज इन कंजम्पशन है।
ये क्या है एवरीवन? इनकम। इनकम, यानी कि इनकम। इसका मतलब ऐसी लाइन में इनकम है, तो इसका मतलब ऐसी लाइन बनाओ फिर। ये बना दी, जो ये लाइन ऐसी है वो ऐसी है और ये ऐसे वाली ऐसे है, तो यहाँ पे इनकम है तो यानी कि ये चेंज इन वाई है, और ये कंजम्पशन है यानी कि इन दोनों पॉइंट्स में ये चेंज इन सी है। ठीक है, तो चेंज इन सी कितना है बेटा? 80। चेंज इन वाई कितना है बेटा? 100। और वही अगर हम लोग चेंज निकालेंगे एमपीसी का, तो चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई 80 ओवर में 100, तो एमपीसी का आंसर आएगा दैट इज 0.80। इज दैट क्लियर? यस मैम। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नाइस। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं इसकी थ्योरेटिकल पार्ट। स्लोप ऑफ सी लाइन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट इट इंडिकेट्स द रेट या रेशो एट विच सी इंक्रीजेस। ये एक ऐसा रेशो है या रेट है जिससे सी इंक्रीज करता है इन रिस्पॉन्स टू द गिवन लेवल या इंक्रीज इन द वाई। ठीक है, ये बता चुकी हूँ ऑलरेडी, बस इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग कि कैसे लिखनी है। इट शोज द प्रोपोर्शनल ऑफ एडिशनल इनकम दैट इज स्पेंट ऑन द कंजम्पशन। इट इज मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन चेंज इन सी एंड चेंज इन वाई। इट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी की वैल्यू 0 और 1 से लाई के बीच में लाई करती है। 0 इज़ द मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 1 है। स्लोप ऑफ सी लाइन, ये सारा आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है बेटा, एक बार मुझे ये बता दीजिए कि एब्सेंट कौन कौन है? मैम भूमिका। ओके, नेक्स्ट। और कौन? आदित्य सोनी। आदित्य। ओके, नेक्स्ट। मैम नंदनी। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट है आपका, ये आपका एमपीसी हो गया। नेक्स्ट आ जाता है एपीसी। एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है एंड इट इज़ द रेशियो बिटवीन टोटल सी एंड टोटल वाई। यहाँ पे तो हमने चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई लिया था ना, अगर हम इसका चेंज हटा दें यहाँ से और खाली सी बाय वाई रखें तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? एपीसी का। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो बिटवीन टोटल सी एंड टोटल वाई। ये आपको शो करता है कि कितना आप कंजम्पशन कर रहे हो पर यूनिट ऑफ द टोटल इनकम, यानी कि जब आपकी जितनी भी इनकम है